शीट डिस्कस करते हैं आज की शीट का जो टाइटल है वो है दैट्स द टिकट। इस टाइटल को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुछ एरर्स थे, देखते हैं सेंटेंसेस को। फर्स्ट सेंटेंस कहता है द उड़ीसा हाई कोर्ट हैज़ अलाउड ए फादर टू टेक कस्टडी ऑफ हिज 15 month old son, observing that continuance of custody of the child with the mother who is now staying separate would be detrimental to the child mental and physical development। सबसे पहले मुझे एक वर्ड दिखा बच्चों, मुझे क्या वर्ड दिखा? मुझे दिखा डेट्रीमेंटल। इस डेट्रीमेंटल का क्या मीनिंग होता है जी? इस डेट्रीमेंटल का मीनिंग होता है समथिंग डेंजरस। कोई चीज़ जो आपके लिए क्या हो? डेंजरस हो। भाई आपको जो चीज़ नुकसान पहुंचा सकती है वो कोई पर्सन भी हो सकता है या कोई थिंग भी हो सकती है, यानी इसका मीनिंग होता है समथिंग डेंजरस। यहाँ इस सेंटेंस में मुझे एक और चीज़ सीखने को मिली। इस सेंटेंस में मुझे सीखने को मिला कि ये जो डेट्रीमेंटल होता है ना, इसके पीछे ए एल लगा है, और जिस चीज़ के पीछे ए एल लगता है वो क्या होती है बच्चों? एडजेक्टिव होती है। इट इज़ डेट्रीमेंटल टू हेल्थ। और यहाँ से मुझे एक चीज़ और सीखने को मिली आज। ये जो डेट्रीमेंटल होता है, यहाँ से मुझे एक और बात पता चली। इस डेट्रीमेंटल के साथ टू आता है, फिक्स होता है। ज़्यादातर आपको डेट्रीमेंटल टू ही मिलता है, डेट्रीमेंटल टू हेल्थ, यानी इसके साथ ये प्रपोजिशन फिक्स होती है। अब एक बार इस सेंटेंस का मीनिंग देख लेते हैं। कहता है कि जो उड़ीसा हाई कोर्ट है ना, उसने एक डिसीजन दिया, उसने एक फादर को अलाउ कर दिया कि अपने 15 महीने ओल्ड बच्चे की कस्टडी आप ले सकते हो। भाई पेरेंट्स सेपरेट हो गए तो उड़ीसा हाई कोर्ट ने कहा कि जो फादर है वो बच्चे को रख सकता है। क्यों? क्योंकि अभी वो बच्चा अपनी मदर के साथ रह रहा था। हु इज़ नाउ स्टेइंग सेपरेट वुड बी डेट्रीमेंटल टू द चाइल्ड मेंटल एंड फिजिकल। इतना बड़ा सेंटेंस था लेकिन एरर बिल्कुल छोटा सा था। देखो एरर क्या था, मुझे दिखा स्टेइंग। मैंने एक चीज़ देखी बच्चों की, स्टेइंग तो एक V1 प्लस ING थी, यानी एक वर्ब थी। और वर्ब को क्वालिफाई कौन करता? वर्ब को क्वालिफाई करता बच्चों एडवर्ब। सेपरेट तो एक एडजेक्टिव था। हम बोलते भी है सेपरेट क्लासरूम है, सेपरेट बुक्स हैं, सेपरेट बैग्स है, सेपरेट बसेज हैं, तो ये सेपरेट सिटिंग है, यानी ये तो एक एडजेक्टिव था। मुझे स्टेइंग को क्वालिफाई करने के लिए इसके पीछे LY लगा के इसे एडवर्ब बनाना था। यहाँ आना चाहिए था सेपरेटली। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। द कांग्रेस हैज़ कॉल्ड ए 12 hour जनरल स्ट्राइक इन ऑन मंडे टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट एलिज्ड अटैक ऑन देयर स्टेट प्रेसिडेंट पीयूष कांति विश्वास इन विशालगढ़ इन शिफाजाला डिस्ट्रिक्ट ऑन संडे। ये बेसिकली क्या कहना चाह रहा है? सेंटेंस में बता रहा है कि कांग्रेस ने एक 12 घंटे की स्ट्राइक रखी मंडे को। किस लिए रखी? भाई ये प्रोटेस्ट करेंगे, विरोध करेंगे। किस चीज़ का? एलिज्ड अटैक ऑन देयर स्टेट प्रेसिडेंट, उनके स्टेट प्रेसिडेंट पर कोई अटैक हुआ होगा। इस सेंटेंस में सीखने वाली कई चीज़ें थी। सबसे पहले आमतौर पर बच्चे कहते हैं कि दो प्रपोजिशन एक साथ नहीं आती। कुछ बच्चों को शायद इसमें डाउट लगा हो, लेकिन ये बिल्कुल करेक्ट थी। यहाँ दो प्रपोजिशन एक साथ आई। देखो दो प्रपोजिशन एक साथ नहीं आती, लेकिन शर्त क्या है? वो प्रपोजिशन का काम नहीं करनी चाहिए। ये दो वर्ड्स थे जो एक साथ थे, क्योंकि ये जो स्ट्राइक इन था ना, ये जो स्ट्राइक इन था, ये पूरी बच्चों एक फ्रेजल वर्ब थी। ये पूरी एक फ्रेजल वर्ब थी। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ही होता है टू स्ट्राइक, कोई हड़ताल कर देना, या फिर भाई टू डिस्कस समथिंग, किसी चीज़ को डिस्कस करना। तो यहाँ से आपने आज एक बात सीख ली कि दो प्रपोजिशन एक साथ आ गई, बशर्त क्या थी? ये दोनों प्रपोजिशन का काम नहीं कर रही थी। एक इनमें से प्रपोजिशन का काम कर रही थी। ओन यहाँ प्रपोजिशन का काम कर रहा था। क्यों? क्योंकि ओन के बाद ऑब्जेक्ट था, इसीलिए ओन प्रपोजिशन था और स्ट्राइक इन एक पूरी फ्रेजल वर्ब थी। यहाँ तक सेंटेंस करेक्ट था। इसके अंदर एरर मुझे दिखा। अच्छा एक चीज़ और देखो, अगेंस्ट एलिज्ड अटैक। देखो अटैक एक नाउन था, नाउन को क्वालिफाई कौन करता है बच्चों? एडजेक्टिव। और यहाँ एलिज्ड एडजेक्टिव भी था, यानी ये भी बिल्कुल ओके था। इस सेंटेंस में एरर मुझे दिखा देयर का। देखो भाई कांग्रेस एक है ना, अकेली है ना, सिंगुलर है, तो यहाँ देयर नहीं, यहाँ आना था बच्चों इट्स की, इट्स स्टेट प्रेसिडेंट। ये इस सेंटेंस में करेक्शन हो जाती। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं हम। द पुलिस वाज रेस्क्यूड हिम एंड टुक हिम टू ए लोकल हॉस्पिटल। अब ये वही चीज़ है, स्पीक योर वॉइस एक शीट की थी हमने, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से बताया था कि पुलिस इस वर्ब को खुद कर रही है, और खुद कर रही है तो यहाँ एक्टिव वॉइस चाहिए था, ना कि पैसिव फॉर्मेशन के। एक्टिव वॉइस चाहिए था तो यहाँ V2 लगा देते, इस हेल्पिंग वर्ब को हटा देते, सेंटेंस की करेक्शन हो जाती। द पुलिस रेस्क्यूड हिम एंड टुक हिम टू ए लोकल हॉस्पिटल। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं एक बारी। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है बच्चों, नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला ऑन
अच्छा, इसमें एक चीज़, हाँ, ऑन रिक्वेस्टेड द प्राइम मिनिस्टर मोदी, नरेंद्र मोदी, टू रिस्टोर 4G मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज इन जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहले तो एक चीज़ देखो, यहाँ ऑन जो था टाइपिंग का एरर था, यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, गलती से ऑन लग गया, ऑन नहीं आना था। लेकिन इस सेंटेंस में एरर क्या था, ये देखो एरर था, हमने कितनी ही बार सीखा है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ आर्टिकल दा लगता है, तो यहाँ लगना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर के साथ आर्टिकल दा लगता है, लेकिन जब भी कभी नाम आ जाए तो फिर दा नहीं लगता। यहाँ नेक्स्ट सेंटेंस में कह रहा था नरेंद्र मोदी, और जब नरेंद्र मोदी ही कह दिया बच्चों, तो इस दाग को हटाना था। क्यों? हमने सीखा भाई आर्टिकल किसके लिए लगता है, आर्टिकल एक नाउन के लिए लगता है, लेकिन प्रॉपर नाउन, लेकिन बच्चों प्रॉपर नाउन, अब नरेंद्र मोदी एक प्रॉपर नाउन था ना, प्रॉपर नाउन में दा नहीं लगता। जब भी किसी पर्सन की बात करेगा, जब भी किसी पर्सन की बात करता है तब प्रॉपर नाउन में दा नहीं लगता। अब यूँ तो बोलते भी हैं हम दा गंगा, अब गंगा भी तो एक प्रॉपर नाउन था, लेकिन ये कोई पर्सन थोड़ी थी। दा नरेंद्र मोदी, दा राहुल गांधी, ये ठीक नहीं थी, ये करेक्ट फॉर्मेशन नहीं थी। यानी प्रॉपर नाउन जब भी किसी पर्सन की बात करेगा तो बच्चों दा नहीं लगेगा, इसीलिए इस दा को हटा देते, सेंटेंस करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है प्राइम मिनिस्टर इज सेइंग 5G इज कमिंग इन इंडिया व्हाइल वी आर डिप्राइव्ड ऑफ 4G। ये कह रहा है कि भाई जो प्राइम मिनिस्टर है वो कह रहे हैं कि 5G इज़ कमिंग इन इंडिया वाइल वी आर डिप्राइव्ड ऑफ 4G। देखो सेम टू सेम एरर, अभी सीखा प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या लगता है, दा, आर्टिकल लगाना था, लगा दिया। और अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यानी उस प्राइम मिनिस्टर का नाम भी डाल देता तो दा को हटा देता। देखो पहले सेंटेंसेस में नाम था इसलिए दा को हटा दिया, यहाँ सिर्फ प्राइम मिनिस्टर था, नाम नहीं था, इसलिए मैंने दा को लगा दिया। द प्राइम मिनिस्टर इज सेइंग 5G इज कमिंग इन इंडिया वाइल वी आर डिप्राइव्ड ऑफ 4G। सेंटेंस में क्या क्या एरर था बच्चों, दा लगाना था इसके आगे। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं एक बारी। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है स्टूडेंट आर सिटिंग इन देयर होम्स एंड गेटिंग एजुकेशन थ्रू इंटरनेट एंड द बिजनेसमैन इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन इंटरनेट कनेक्टिविटी। देखो देखते ही एरर मिला, बिजनेसमैन, एक ये वाला मैन होता है, ये तो एक आदमी होता है, और एक ये वाला मैन होता है, इसको बोलते हैं मैन और इसको बोलते हैं मैन। ये होते हैं भाई, ये तो एक है और एक से ज़्यादा जब भी हो जाए तो ये प्लूरल फॉर्म लगती है। तो यहाँ इसने लगाया बिजनेस मैन, यानी एक नहीं, एक से ज़्यादा व्यापारी थे, और एक से ज़्यादा थे बच्चों। जब सब्जेक्ट ही मेरा प्लूरल था तो वर्ब भी कैसी लेता, प्लूरल लेता, यानी इस एस को हटा के मुझे आर बनाना पड़ता, इस एस को हटा के मुझे क्या लगाना पड़ता, आर लगाना पड़ता, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल था और प्लूरल था तो वह भी प्लूरल थी। नेक्स्ट सेंटेंस देखो एक बारी। एन MBA ग्रेजुएट वॉज अरेस्टेड ऑन द इंटरवीनिंग नाइट ऑफ जनवरी 14-15 इन पटना फॉर सप्लाइंग इलिसिट लिकर। ये क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है, इसमें सबसे पहले तो मुझे एक वर्ड दिख गया, मुझे वर्ड दिखा बच्चों, इंटरवीन। इस इंटरवीन का मतलब क्या होता है, यहीं से तो वर्ड बनता है इंटरफेयर, यहीं से तो वर्ड क्या बनता है बच्चों, इंटरफेयर, यानी किसी चीज़ में दखल देना, किसी चीज़ के बीच में घुसना, टू इंटरफेयर इन समथिंग। इंटरवीनिंग नाइट ऑफ जनवरी 14-15 का मतलब है जनवरी 14 या जनवरी 15 की कोई एक रात थी जब इस MBA ग्रेजुएट को पकड़ लिया गया, भाई इसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो यहाँ से एरर क्या था, इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं था। एक बार सेंटेंस का पोस्टमार्टम कर लेते, जब एरर ना मिले तो एक बार पोस्टमार्टम कर लिया करो, कहीं कुछ छूट ना जाए। देखो एन एक आर्टिकल था, आर्टिकल के बाद मुझे नाउन चाहिए था, MBA ये यूँ तो कंपाउंड नाउन था लेकिन यहाँ एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा था और वोवल साउंड आ रही थी, इसलिए मैंने एन लगाया। ग्रेजुएट एक नाउन था, वॉज एक वर्ब थी, अरेस्टेड एक V3 थी, वॉज हेल्पिंग वर्ब थी और अरेस्टेड V3 थी। सेंटेंस की फॉर्मेशन पैसिव थी क्योंकि MBA ग्रेजुएट खुद इस वर्ब को नहीं कर रहा था, उससे करवाई जा रही थी। ऑन बच्चों, ऑन एक प्रेपोजिशन थी, कब, देखो ऑन द इंटरवीनिंग नाइट, व्हेन ऑन द इंटरवीनिंग नाइट, यानी ऑन एक प्रेपोजिशन थी, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए था, तो नाइट एक नाउन इसका ऑब्जेक्ट था और इसी नाउन के लिए आर्टिकल दा लगा था और ये इंटरवीनिंग यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा था बच्चों। फिर ये ऑफ क्या थी, फिर से प्रेपोजिशन थी, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या था, जनवरी था। 14-15 इन पटना, इन फिर से प्रेपोजिशन पटना, फिर ऑब्जेक्ट फॉर सप्लाइंग इलिसिट लिकर, फॉर फिर से प्रेपोजिशन थी भाई, सप्लाइंग V1 + ING, इलिसिट लिकर। कोई एरर नहीं था इस सेंटेंस में, बिल्कुल करेक्ट फॉर्मेशन थी। इलिसिट का मतलब होता है जी अवैध, अवैध रूप से शराब दे रहा था वो, अवैध शराब दे रहा था भाई, ये था सेंटेंस, बिल्कुल ओके था।
नेक्स्ट सेंटेंस मेरे पास आया, द गवर्नमेंट हैज़ रीइटरेटेड दैट फिजिकल अटेंडेंस इज नॉट कंपल्सरी एंड स्टूडेंट्स वुड अटेंड स्कूल्स ओनली फॉर द कंसेंट ऑफ देयर पेरेंट्स। देखो इस सेंटेंस में क्या एरर था, बहुत बेसिक सा एरर था। सबसे पहले तो एक वर्ड दिखा रीइटरेटेड, रीइटरेटेड को मैं एक बार बता देता हूँ। इसका मतलब होता है टू रिपीट समथिंग, किसी चीज़ को रिपीट करना, अपनी बात को दोबारा कहना, उसे कोई तो कहते हैं टू रिपीट समथिंग, किसी बात को दोबारा से कहना। और जैसे रिवीजन होता है ना, देखो रिवीजन, रिवीजन इसके अंदर री मिला, इसी री से तो हम मिलते हैं। रिवीजन मतलब आपने किया हुआ, आप रिवाइज करो, एग्जाम में भी री अपीयर आती है, यानी भाई पहले आप अपीयर हुए, फेल हो गए, अब री दोबारा, इस री का मतलब ही होता है दोबारा। तो रीइटरेटेड मतलब सरकार ने अपनी बात दोबारा दोहराई, क्या कि फिजिकल अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है और स्टूडेंट जो है स्कूल्स में कैसे आ सकते हैं, कंसेंट ऑफ देयर पेरेंट। कंसेंट का मीनिंग होता है बच्चों, कंसेंट का मीनिंग होता है, मतलब कंसेंट का मीनिंग होता है किसी की परमिशन से या किसी की सहमति से, ठीक है। द बिल वॉज पास्ड विद द कंसेंट ऑफ प्रेजिडेंट, भाई प्रेजिडेंट की कंसेंट से बिल पास हुआ, यानी उस बंदे ने उस चीज़ को एग्री कर दिया। टू एग्री समथिंग, किसी चीज़ को उसने अलाउ कर दिया, टू अलाउ समथिंग। तो यहाँ क्या एरर था, यहाँ प्रपोजिशन का एरर था, यहाँ फॉर नहीं, यहाँ आना था विद, यहाँ विद आना था। विद क्यों आना था बच्चों, क्योंकि बच्चे स्कूल में कब आएंगे, बच्चे स्कूल में आएंगे उनके माता पिता की कंसेंट होने के बाद, विद द कंसेंट ऑफ देयर पेरेंट्स। अब सेंटेंस करेक्ट हो जाता। नाइन्थ सेंटेंस देखते हैं एक बारी। द Delhi High Court has stayed a trial court order summing online travel company MakeMyTrip CEO Deep Kalra in a cheating case filed by a lawyer। देखो क्या होता है, दिल्ली हाई कोर्ट ने ना, दिल्ली हाई कोर्ट है स्टेड ए ट्रायल कोर्ट ऑर्डर, उसने एक ट्रायल कोर्ट ऑर्डर दिया किस चीज़ का, भाई जो ट्रैवल कंपनी थी ना मेक माई ट्रिप, इसके सीईओ को पेश होने का आदेश दिया, क्योंकि एक वकील ने शिकायत कर दी इसके बारे में, भाई उसके साथ कुछ फ्रॉड हुआ है, चीटिंग केस हुआ है। यहाँ एरर क्या था बच्चों, यहाँ मैंने देखा मेक माई ट्रिप, मेक माई ट्रिप एक अलग नाउन था। कैसे पता लगा, भाई इसके सारे चीज़ें कैपिटल थी, जिस भी चीज़ की चीज़ें कैपिटल होती है वो नाउन होता है, नाम होता है। मेक माई ट्रिप एक कंपनी का नाम था और सीईओ एक अलग चीज़ थी। अब इस सेंटेंस की क्या सेंस निकल रही थी, इस सेंटेंस की सेंस आ रही थी बच्चों कि जो मेक माई ट्रिप है ना वही सीईओ है, जो मेक माई ट्रिप है वही सीईओ है। तो ऐसा तो था नहीं, मेक माई ट्रिप अलग चीज़ थी और उसका सीईओ, यानी इस चीज़ पर पोजेशन दिखानी थी। और जब भी पोजेशन दिखाते हैं बच्चों तो हम अपोस्ट्रोफे एस लगाते हैं। तो यहाँ क्या करेक्शन हो जाती, मेक माई ट्रिप्स सीईओ, भाई उसके मेक माई ट्रिप के सीईओ दीप कालरा को समन भेजा है कोर्ट ने, ये सेंटेंस की करेक्शन थी। नेक्स्ट सेंटेंस एक बारी पढ़ते हैं, मिस्टर कालराज लॉयर। अब देखो यहाँ भी पोजेशन दिखा रहा है मिस्टर कालराज लॉयर, यानी दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर मैं लिख देता ना कालरा लॉयर, तो यहाँ से क्या सेंस आती बच्चों, यहाँ सेंस वही आती कि जो कालरा है जी वही वकील है, लेकिन उसका वकील, इसीलिए यहाँ इसने अपोस्ट्रोफी एस लगाया। मिस्टर कालराज लॉयर आर्ग्यूड दैट आफ्टर कैरिंग आउट एन इनिशियल इंक्वायरी द पुलिस सेड, देखो एक चीज़ बताओ, आफ्टर कैरिंग आउट एन इनिशियल इंक्वायरी, इस चीज़ में ना पुलिस वर्ब थी ना, जो इस पुलिस का सब्जेक्ट था सेड, पुलिस का सब्जेक्ट सॉरी पुलिस सब्जेक्ट थी और इसकी वर्ब थी सेड। पुलिस के लिए हेड नहीं आई, हेड तो बच्चों एक एडवर्ब का काम कर गई। मैं पूछूँ आपसे व्हेन की इंक्वायरी कब हुई थी, ये कहता है हेड इन 2014, यानी ये वाली जो पूरी चीज़ थी ये तो मुझे एडवर्ब का काम करती हुई नज़र आई, तो ये एक एडवर्ब थी। और इस पुलिस का सब्जेक्ट क्या था, पुलिस सेड, भाई पुलिस ने कहा, द पुलिस सेड द डिस्प्यूट वाज प्योर ऑफ सिविल नेचर एंड नो कॉग्निजेबल ऑफेंस वाज मेड आउट। पुलिस ने कहा भाई जो डिस्प्यूट था वो प्योरली सिविल नेचर का था। देखो मेरे मुंह से भी निकल गया प्योरली, यहाँ एक क्या आनी थी बच्चों, एक एडवर्ब आनी थी, यहाँ एक एडवर्ब आनी थी। प्योर तो क्या होता है, प्योर तो होता है बिल्कुल पवित्र, हम कहते नहीं है प्योर वाटर है बिल्कुल, तो वो पवित्र थोड़ी था, वो पूरी तरह से सिविल नेचर का था, इसलिए यहाँ एक एडवर्ब की ज़रूरत थी और प्योरली चाहिए था। नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़ो। नेक्स्ट सेंटेंस में तो बहुत बेसिक सा एरर था। द मैजिस्टेरियल कोर्ट हैड डायरेक्टेड रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR and therefore an FIR for the offences of cheating and criminal conspiracy was lodged against Make My Trip, Mr. Kalra and the employee। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो कोर्ट है ना, मजिस्ट्रेट की जो कोर्ट थी, उसने क्या ऑर्डर दिया कि FIR दर्ज करवाओ, किस किस के खिलाफ आप FIR दर्ज करो। एक तो मेक माई ट्रिप कंपनी के खिलाफ, यहाँ कोमा लगा रहा है, दूसरा मिस्टर कालरा के खिलाफ जो इसका CEO है और जो उसके एम्प्लॉयज़ है।
कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया। यहाँ एरर बिल्कुल बेसिक सा था। यहाँ मुझे दिखा NFIR और यहाँ मुझे दिखा AFIR। या तो दोनों जगह A होता है या दोनों जगह N होता है, लेकिन FIR में एक ही साउंड आ रही थी, FIR, यानी ये एक आपकी वोवल साउंड थी। और जब भी वोवल साउंड आती है बच्चों तो आर्टिकल N आता है। तो यहाँ क्या आना था, यहाँ NFIR आना था। अब सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस को देखो एक बार। इट वॉज ए कोल्ड एंड फोगी डे इन द कैपिटल विद द मैक्सिमम टेम्परेचर सेटलिंग एट 15.3 डिग्री सेल्सियस विच वॉज 5 डिग्री बिलो नॉर्मल फॉर दिस टाइम ऑफ द ईयर। बिल्कुल बेसिक सा एरर मुझे दिखा 5, मुझे दिखा बच्चों 5। क्या दिखा मुझे इस सेंटेंस में, मुझे दिखा 5। और 5 को देख के मैं समझ गया कि 5 डिग्री नहीं, मुझे क्या चाहिए था, 5 डिग्रीज। 5 बॉयज़, 5 पेंसिल्स, 5 चेयर्स, इसी तरह 5 डिग्रीज। अब किसी बच्चे को यहाँ डाउट आ सकता है कि सर यहाँ 15.3 था तो यहाँ डिग्रीज क्यों नहीं आया। बच्चों हमने सीखा था कि सिंगुलर या प्लूरल नाउन का बनता है या वर्ब का बनता है। अब 15.3 बिल्कुल ओके था, लेकिन इसके पीछे एक सेल्सियस नाउन आ गया था और डिग्री यहाँ इस केस में एडजेक्टिव की तरह काम कर रही थी। यहाँ 5 डिग्री के बाद कोई नाउन आया ही नहीं। इस 5 के बाद जो अकेला नाउन आया वो डिग्री ही था, इसीलिए यहाँ मुझे क्या लगाना था, यहाँ मुझे डिग्रीज लगाना था। अब सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट था। चलो नेक्स्ट सेंटेंस को देखते एक बारी। AIMS had submitted a report that the children are unlikely to show improvement even with the treatment। देखो एम्स का तो पता ही होगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये किसी चीज़ की शॉर्ट फॉर्म थी। कैसे पता लगा, इसके सारे वर्ड्स कैपिटल थे बच्चों। इसका जो ये एक्रोनिम हो गया था, इसको सारे कैपिटल्स में थे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने क्या कहा, इसने एक रिपोर्ट दी, इसने कहा दैट द चिल्ड्रन आर अनलाइक। अब यहाँ अनलाइक नहीं, यहाँ मुझे क्या चाहिए था बच्चों, यहाँ मुझे चाहिए था अनलाइकली। यहाँ मुझे क्या चाहिए था बच्चों, एक बार बोलो, अनलाइकली। क्यों अनलाइकली चाहिए था, क्योंकि इस टू शो ये एक 2 + V1 थी। इस इन्फिनेटिव को क्वालिफाई करने के लिए मुझे एडवर्ब चाहिए थी, इसीलिए मैं यहाँ अनलाइक नहीं, मैं क्या लगाता, अनलाइकली। अनलाइक तो एक प्रेपोजिशन थी और अनलाइकली एडवर्ब का काम करती है। नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़ो। राइट टू हेल्थ एंड हेल्थ केयर इज़ ए फंडामेंटल राइट विच हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। देखो फिर से मिल गया, विच हैज़ बीइंग नहीं बच्चों, हमने सीखा हैज़ हैव हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बीइंग नहीं, यहाँ आना था बीन। विच हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट सेंटेंस को करते हैं। मिस्टर पंकज सेड सिंस ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द गुड्स वर बीइंग स्टोलन द अफेक्टेड पार्टीज वर नॉट लॉजिंग कंप्लेंट्स। देखो एरर देखते के साथ मिला। सबसे पहली चीज़ तो ये पैसिव फॉर्मेशन थी। पैसिव फॉर्मेशन कैसे पता चली, पैसिव फॉर्मेशन पता चली कि यहाँ तो वर्ब की वो थी, वॉज वर था, यानी एक हेल्पिंग वर्ब थी। वॉज वर था यानी यहाँ बच्चों क्या थी, एक हेल्पिंग वर्ब थी, और ये V1 + ING थी, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, यानी ये एक पैसिव फॉर्मेशन थी। एरर क्या मिला, यहाँ एरर मुझे दिखा, इस वर्क का एक बार सब्जेक्ट ढूंढो। सिंस ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द गुड्स, हमने सीखा था प्रेपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता, ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ जो ऑफ था वो प्रेपोजिशन थी, और ये द गुड्स इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट था। लेकिन सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या बना बच्चों, सेंटेंस का यहाँ का सब्जेक्ट बन जाता, इस वर्ब का वर्क का सब्जेक्ट बनता पोर्शन। अब देखो इसको अगर मैं काट भी देता तो पढ़ो, सिंस ए स्मॉल पोर्शन वर या पोर्शन वॉज, यहाँ आना था वॉज, यानी यहाँ वर की जगह वॉज आना था, क्योंकि भाई इसका इस वर्ब का सब्जेक्ट पोर्शन था, ना कि गुड्स था। नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। वी नीड टू लिबरेट आवर सेल्फ फ्रॉम द pedagogical belief that English is acquired chiefly from teachers, textbooks and classroom। ये कह रहा है कि भाई हमें अपने आप को लिबरेट का मतलब होता है टू सेट फ्री, हमें अपने आप को इस धारणा से, इस विचार से फ्री करना होगा। किस विचार से फ्री करना होगा, लिबरेट का मतलब होता है टू सेट फ्री। इस चीज़ से, इस सोच से हमें आज़ादी चाहिए कि इंग्लिश हम सिर्फ कैसे सीखेंगे, पैडागोजिकल बिलीफ। ये एक पैडागोजिकल मतलब होता है कि स्टाइल ऑफ टीचिंग, दैट द इंग्लिश इज़ एक्वायर्ड चीफली फ्रॉम टीचर, टेक्स्ट बुक एंड क्लासरूम। कि भाई या तो टीचर से सीखेंगे या बुक से सीखेंगे या क्लास में। तो इंग्लिश को कैसे सीखेंगे भाई,
जो ये ऑथर के हिसाब से ऑथर कहता है इसे यूज टू हो जाओ, अपने जीवन में उतार लो, अपने आप सीख जाओगे। यहाँ जो एरर मिला, एरर मुझे दिखा इज़। मैंने आपको पहले भी बताया था इज़ एम आर या वॉज वर्क के बाद वर्ब की या तो थर्ड फॉर्म या V1+ing, लेकिन यहाँ मुझे एक्वायर दिखा और एक्वायर तो V1 थी, तो मैं इसे किस चीज़ में बना देता बच्चों, मैं इसे बना देता एक्वायर्ड। मैं इसे बना देता बच्चों एक्वायर्ड की फॉर्म में बनाता, पैसिव फॉर्मेशन कर देता मैं इसकी। नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़ते हैं। दिस रेस्ट्रिक्टिव परसेप्शन हैज़ ओनली क्रिएटेड हेटर्ड एंड फोबिया फॉर द लैंग्वेज एंड लेड लर्नर्स टू डाउट देयर cognitive capability which has adversely affected their learning of other subjects too। सबसे पहले इस सेंटेंस के अंदर मुझे कुछ आपको मीनिंग बताने थे, कुछ वोकैब दिखी, एक बारी वोकैब को देख लेते हैं। देखो यहाँ एक वर्ड मुझे दिखा रेस्ट्रिक्टिव। इस रेस्ट्रिक्टिव से ही तो मुझे पता चला रेस्ट्रिक्टिव तो एक एडजेक्टिव था, क्योंकि इसके पीछे नाउन आ रहा था भाई, तो रेस्ट्रिक्टिव एक एडजेक्टिव था। इसका अगर मुझे नाउन बनाना होता बच्चों तो मैं बोल देता रेस्ट्रिक्शंस। हमने बहुत बार सुना है, कहते भी है कि मेरे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस मतलब, इस रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव से मैंने नाउन बनाया रेस्ट्रिक्शंस। इसका मतलब होता है रोक टोक लगाना, कोई चीज़ करने से रोकना। हेटर्ड का मतलब ही होता है भाई किसी के लिए गलत फीलिंग, मतलब किसी चीज़ से नफरत करना, किसी चीज़ को डिसलाइक करना। और फोबिया, फोबिया होता है डर। फोबिया पर तो हम बहुत सारे वर्ड करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। फोबिया होता है डर, किसी भी चीज़ का डर हो सकता है, किसी को पानी का है, किसी को हाइट का है, किसी को और किसी चीज़ का फोबिया है। फॉर द लैंग्वेज एंड लेड लर्नर्स टू डाउट देयर कॉग्निटिव कैपेबिलिटी। एक वर्ड मुझे और दिख गया बच्चों, मुझे इसके अंदर दिखा कॉग्निटिव। मुझे क्या दिखा इसके अंदर, मुझे इसके अंदर दिखा कॉग्निटिव। ये कॉग्निटिव यहाँ एडजेक्टिव था, कॉग्निटिव यहाँ एडजेक्टिव था। इसी से अगर मुझे नाउन बनाना होता बच्चों, इसी से मुझे एक और फॉर्म में भी ये यूज़ हो जाता था भाई, ये यूज़ हो जाता था कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट यहाँ भी ये एडजेक्टिव होता था। और अगर इसी कॉग्निजेंट का मुझे नाउन बनाना पड़ जाए तो मैं इसका नाउन बना सकता था कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस, इन सभी का एक ही मीनिंग होता है। इन चीज़ों का मतलब होता है बच्चों, कॉग्निजेंट का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होना, टू नो समथिंग। क्या मतलब होता है, टू नो समथिंग। और वो नॉलेज कैसे आई है आपको, वो नॉलेज आपको आपके एक्सपीरियंस से आई है। टू नो समथिंग बाय एक्सपीरियंस, भाई कहते भी हैं कि एक्सपीरियंस से ये नॉलेज आई। इस सेंस में इस कॉग्निजेंट को, इस कॉग्निटिव इनवर्ड्स को यूज़ करते हैं। याद कैसे रखोगे, मोबाइल में एक ब्राउज़र होता है, कॉग्निटो मोड होता है, हमने बहुत बार देखा है यूसी ब्राउज़र में, क्रोम में भी ऑप्शन देता है इनकॉग्निटो मोड। जब हम इनकॉग्निटो मोड में क्या लगाते हैं बच्चों, इनकॉग्निटो मोड में कुछ सर्फ करते हैं तो किसी साइट पर हमारा पासवर्ड या कुछ सेव नहीं होता, यानी वहाँ हम क्या हो जाते हैं, वहाँ हम एक अननोन पर्सन बन जाते हैं, वहाँ हम एक अननोन पर्सन बन जाते हैं। और हमने सीखा है कि इन क्या होता है भाई, इन एक नेगेटिव प्रीफिक्स है। इस कॉग्निजेंट वर्ड को याद करने का ही बता रहा हूँ मैं तरीका, इनकॉग्निटो। तो ये कॉग्निटो तो कुछ अलग वर्ड था और ये इन इसके मतलब को नेगेटिव कर रहा था, क्योंकि ये नेगेटिव प्रीफिक्स था। तो इनकॉग्निटो मोड जब ऑन करते हैं तो हम एक अननोन होते हैं, कोई हमें जानता नहीं। और कॉग्निटो का मतलब होता है किसी चीज़ की नॉलेज रखना, या लोग आपको जानते हैं, लोग आपको नहीं जानते। कॉग्निटो का मतलब होता है किसी चीज़ की नॉलेज रखना। इस तरीके से इस वर्ड को याद किया, इस तरीके से ये वर्ड बना था। एरर इस वर्ड के, इस सेंटेंस के अंदर मुझे कोई भी एरर नहीं दिखा। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। दिस रेस्ट्रिक्टिव परसेप्शन, परसेप्शन होता है जी नज़रिया, परसेप्शन होता है नज़रिया, परसेप्शन होता है आपका नज़रिया कि आप चीज़ों को कैसे देखते हो। दिस रेस्ट्रिक्टिव परसेप्शन हैज़ ओनली क्रिएटेड हेटर्ड एंड फोबिया फॉर द लैंग्वेज एंड लेड लर्नर्स टू डाउट देयर कॉग्निटिव कैपेबिलिटी विच हैज़ एडवर्सली अफेक्टेड देयर लर्निंग ऑफ अदर सब्जेक्ट्स टू। ये क्या कह रहा है, ये दोनों तीनों चार पांच जो सेंटेंस है ये सारे आपस में लिंक्ड हैं। ये कह रहा है कि जो हम ये चीज़ सोचते हैं ना कि इंग्लिश सिर्फ टीचर्स टेक्स्ट बुक या क्लासरूम से ही आएगी, इस वजह से क्या होता है, इस परसेप्शन की वजह से क्या होता है, हमें लैंग्वेज के प्रति एक हेटर्ड, एक नफरत और एक फोबिया डेवलप हो जाता है। और लेड लर्नर्स, जो लोग सीखते हैं, वो डाउट करने लगते हैं अपनी कॉग्निटिव कैपेबिलिटी के ऊपर। भाई एक्सपीरियंस से भी जो चीज़ें सीख सकते हैं उस कैपेबिलिटी के ऊपर वो डाउट करने लगते हैं। विच हैज़ एडवर्सली अफेक्टेड, और इस चीज़, ये चीज़ किस चीज़ को अफेक्ट करती है बुरी तरह से, दूसरे सब्जेक्ट्स की लर्निंग को भी। ये इस सेंटेंस का मीनिंग था, इसमें कोई भी एरर नहीं था। एक बार नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं। द यूनिवर्सल ट्रूथ इज दैट लैंग्वेजेस आर एक्वायर्ड बाय एम्प्लॉइंग देम डायनेमिकली एंड नॉट बाय पैसिवली कंज्यूमिंग इट। ये कह रहे हैं कि भाई जो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, परम सत्य है कि जो भी लैंग्वेजेस है वो बच्चा कैसे सीखता है, वो उन्हें एम्प्लॉइंग देम डायनामिकली, उसे अपने लाइफ में
प्रैक्टिकली लगाना शुरू कर देता है, सिर्फ नोट बाय प्रैक्टिक पैसिवली कंज्यूमिंग इट, उसे याद करने या रट्टे मारने से नहीं सीखता। ये सेंटेंस का मीनिंग था। अच्छा, इसमें अगर एरर की बात आई तो मुझे दिखा इट। देखो एक काम करा करो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हर ज़्यादातर सेंटेंसेस का यही स्ट्रक्चर होता है। वर्ब देख ली तो उसका सब्जेक्ट ढूंढ लो, और ऑब्जेक्ट दिखता है तो एक बार उसकी वर्ब भी ढूंढ लो। भाई जैसा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कुछ रिलेशन तो मिले मुझे। अब देखो इट आया, हमने बहुत बार किया कि इट एक डमी सब्जेक्ट था, यहाँ इट डमी ऑब्जेक्ट बन रहा था, यानी इट किसी ना किसी चीज़ के लिए आया होगा ना, उस चीज़ को ढूंढो। यहाँ इट आया लैंग्वेजेस के लिए, और लैंग्वेजेस बच्चों एक प्लूरल सब्जेक्ट था, क्योंकि लैंग्वेज सिंगुलर और लैंग्वेजेस प्लूरल। लैंग्वेजेस अगर प्लूरल थी तो यहाँ इट नहीं, यहाँ क्या आना था बच्चों, यहाँ देम लगाना था। इट तो सिंगुलर के लिए आता है, यानी इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का एरर था और देम लगाना था, करेक्ट फॉर्मेशन हो जाती। द यूनिवर्सल ट्रूथ इज दैट लैंग्वेजेस आर एक्वायर्ड बाय एम्प्लॉइंग देम डायनेमिकली एंड नॉट बाय पैसिवली कंज्यूमिंग देम। यही सेंटेंस में एरर था। नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़ते हैं। द कंसिक्वेंस इज द सब वर्जन ऑफ लिटरेरी जनरीज प्रैक्टाइज्ड फ्रॉम द डिस्टेंट पास्ट एंड नाउ एम्ब्रेस्ड बाय पीपल्स इन ड्रोव्स। इसके अंदर फिर से मुझे कुछ वोकैब दिखी। देखो जानबूझ के ऐसे एरर डाले जाते हैं जिसमें कुछ अच्छी वोकैब सीखने को मिल जाए, क्योंकि एग्जाम में तो सब कुछ सीखना होगा। एक दिखी सब वर्जन, एक मुझे दिखी लिटरेरी जनरीज, एक मुझे दिखी बच्चों एम्ब्रेस्ड, एक मुझे दिखी ड्रोव्स। 4 वर्ड इस एक सेंटेंस से ही सीख गए। देखो सबसे पहले लिटरेरी जनरीज को देखते हैं। इसका मतलब होता है साहित्य विद्या, मतलब कोई सब्जेक्ट है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये होता है साहित्य विद्या की। एक सब्जेक्ट की क्या है उसकी टेक्नोलॉजी, भाई क्या है उसके अंदर कंटेंट, साहित्य विद्या होता है इसका मतलब। आ जाओ दूसरे वर्ड पे, इसके अंदर कहता है एम्ब्रेस्ड। एम्ब्रेस्ड का मतलब होता है बच्चों टू एक्सेप्ट समथिंग। एम्ब्रेस्ड का मतलब होता है टू एक्सेप्ट समथिंग, या इसका एक और मीनिंग होता है टू हग, किसी को गले लगाना, टू हग समवन या समथिंग। एक और वर्ड मुझे दिखा ड्रोव। मुझे कौन सा वर्ड दिखा, मुझे दिखा ड्रोव। इस ड्रोव का मतलब होता है बच्चों क्राउड, लार्ज क्राउड। इस ड्रोव का मतलब होता है बच्चों लार्ज क्राउड। तो 3 वर्ड तो मैं यहाँ से ही सीख गया था। अब आ जाओ एक बारी सब वर्जन को और देखते हैं। सब वर्जन, सब वर्जन, सब वर्जन। देखो ये एक नाउन था, हमने सीखा जिस भी चीज़ के पीछे शन या ION आ जाए वो ज़्यादातर केसेस में नाउन ही होती है। सब वर्जन एक नाउन था और इसकी वर्ब थी बच्चों सब वर्ट। इसकी वर्ब क्या थी बच्चों, सब वर्ट थी। सब वर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को खराब करना, यानी टू करप्ट समथिंग, किसी चीज़ को खराब करना, करप्शन करना या उसकी फॉर्मेशन को खराब करना। सब वर्ट का मतलब ही होता है टू करप्ट बाय समथिंग। भाई किसी चीज़ से आप करप्ट हो, या तो आपके प्रिंसिपल्स नहीं है, कोई ना कोई चीज़ आप गड़बड़ कर रहे हो, इसका सब वर्ड का मतलब यही होता है करप्ट। वो करप्ट सिर्फ रिश्वत लेना ही नहीं, कहीं आप प्रिंसिपल्स में कमज़ोर हो, कहीं ना कहीं आप गड़बड़ कर रहे हो, वो मतलब होता है। और ये वर्ब की तरह काम करती है। इसको याद करने की बात आई तो मैंने इसे याद किया था लिंक वर्ड से। मैंने याद किया, मुझे दिखा सब और मुझे दिखा व्रत। मुझे दिखा सब और मुझे दिखा व्रत। मैंने इसको ऐसे याद किया कि भाई सब लोग पहले करप्शन करते हैं, कुछ खराब करते हैं, फिर व्रत करते हैं अपने पाप धोने के लिए। मैंने तो इसे ऐसे रिलेट किया था सब वर्ड को जब मैं पढ़ता था। आप भी ऐसे रिलेट कर सकते हो। तो इस सेंटेंस में ना बेसिकली कोई एरर नहीं था, लेकिन इस सेंटेंस में इतनी सारी वोकेबलरी थी, इसीलिए मैंने ये सेंटेंस चूज़ किया। एक बार इस सेंटेंस का मीनिंग देखो। इस सेंटेंस का मीनिंग है बच्चों, द कंसिक्वेंस इज द सब वर्जन ऑफ लिटरेरी जनरीज प्रैक्टाइज फ्रॉम द डिस्टेंट पास्ट। भाई ये पूरा वो 3-4 सेंटेंस लिंक्ड के ही थे। ये कह रहा है कि इस तरीके से जब हम इंग्लिश को करते हैं ना, भाई हम सीख नहीं रहे, हम उसके रट्टे लगा रहे हैं, तो कैसे गड़बड़ होती है। कॉन्सिक्वेंस उस चीज़ का रिजल्ट क्या होता है, सब वर्जन खराब हो जाती है। उस विद्या को सीखना, उस विद्या को जो इतने सालों से प्रैक्टिस किया जा रहा है, इतने सालों से जिस सब्जेक्ट को प्रैक्टिस में लाया जा रहा है, भाई जिस सब्जेक्ट नहीं, जिस लैंग्वेज को प्रैक्टिस में लाया जा रहा है, उस चीज़ को हम पूरी तरह से ख़राब कर देते हैं। जैसे हम करते हुए हम इंग्लिश भी नहीं बोलते, हिंदी भी नहीं बोलते, हम बोलते इंग्लिश, यानी हम गलत तरीके से उस भाषा को ही ख़राब कर देते हैं। और आजकल तो क्या हो रहा है, एंड नाउ एम्ब्रेस्ड, उस चीज़ को लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं बाय पीपल इन ड्रॉप्स। इस सेंटेंस का मतलब था भाई गलत तरीके से अगर हम प्रयास करते हैं इंग्लिश सीखने का, तो हम क्या करते हैं, उस विद्या को ही ख़राब कर रहे हैं जो इतने सालों से चली आ रही है। और ऊपर से उन गलतियों को आजकल बहुत बड़ा क्राउड एक्सेप्ट भी कर लेता है कि हाँ ये तो ओके है। जैसे एक छोटा सा स्लैंग होता है, हम बोल भी देते हैं, हम बोलते हैं सर जी,
हम बहुत बार बोलते हैं सर जी, इवन मैं भी बोल देता हूँ, लेकिन जानते हुए भी बोलते हैं कि सर जी जैसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। सर एक इंग्लिश वर्ड था, सर अपने आप में एक टाइटल था, किसी को रिस्पेक्ट देना, एक रिस्पेक्टफुल टाइटल था, और जी हमने हिंदी का वर्ड लगा दिया, जैसे हिंदी में बोलते हैं मनीष जी, तो वो जी हमने जोड़ दिया, हमने इसकी इंग्लिश बना दी। ये काम हम करते हैं, यही चीज़ ऑथर कह रहा है, और इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं। पीपल इन ड्रॉप्स, ड्रॉप्स का मतलब होता है क्राउड, बहुत बड़ा क्राउड इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रहा है। ये सेंटेंस की सेंस थी, बेसिकली इसमें एरर कोई भी नहीं था। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आ जाओ। सच क्रिएटिव फॉर्म्स एंश्योर एन एक्टिव एंगेजमेंट विद द लैंग्वेज एंड अनलाइक द रूट लर्निंग मोड लीड लर्नर्स टू विलिंग एक्वायर प्रोफिशिएंसी। देखो क्या कहता है, कहते हैं सच क्रिएटिव फॉर्म्स, भाई क्रिएटिव फॉर्म में इंग्लिश को सीखो। एंश्योर एक्टिव एंगेजमेंट, आपको एंगेज होना पड़ेगा उस चीज़ में, आपको उसके अंदर ढलना पड़ेगा। विद द लैंग्वेज, अनलाइक, अनलाइक एक प्रपोजिशन, द रोल लर्निंग मोड। देखो सेंस निकालने के लिए कुछ चीज़ें किया करो। आपको पता था 2 कोमा के बीच में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, अगर मैं इसे काट देता तब भी सेंटेंस की सेंस निकल आती। सच क्रिएटिव फॉर्म्स एंश्योर एन एक्टिव एंगेजमेंट विद द लैंग्वेज एंड लीड लर्नर्स, लर्नर्स को कहाँ लेके जाती है, टू विलिंग एक्वायर प्रोफिशिएंसी। अब मुझे फिर से एरर दिखा विलिंग का, टू विलिंग एक्वायर, विलिंग नहीं बच्चों, विलिंगली एक्वायर, क्या आना था, विलिंगली एक्वायर। एडवर्ब चाहिए थी भाई, उसको कैसे एक्वायर करे, विलिंगली एक्वायर करे, उस वर्ब, एक्वायर वर्ब थी, उसको कैसे एक्वायर करें, विलिंगली एक्वायर करें, एडवर्ब का एरर था। और एक चीज़ और बताने वाली थी इसके अंदर, रूट लर्निंग मोड। रूट लर्निंग मोड क्या होता है, रट्टे लगाना किसी चीज़ का, जब हम रट्टे लगाते हैं उसे कहते हैं रूट लर्निंग मोड। या एक और वर्ड इसके लिए, एक और वर्ब आती है बच्चों, क्रैम, हम कहते भी हैं क्रैमिंग। तो ये इन 4-5 सेंटेंसेस का मतलब था कि भाई इंग्लिश को कैसे सीखे, इसे अपनी लैंग्वेज में, अपने रूटीन में उतार लो, रट्टाफिकेशन से मत लगाओ। ये था, इनकी सेंस निकालने में आपको शायद थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हुई हो, इसलिए मैंने इनके मीनिंग्स बताए सेंटेंसेस के। नेक्स्ट सेंटेंस आता है, इट इज़ नेवर टू अर्ली टू स्टार्ट स्पेशली व्हेन इट इज़ फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 टू बी होल्ड ऑन जून 27। ये कहता है भाई कभी भी जल्दी नहीं होता तैयारी करना जब आप यूपीएससी के लिए जा रहे हो। बेसिकली इस सेंटेंस के अंदर एरर क्या था, टू बी हेल्ड। भाई जब यूपीएससी की तैयारी करते हो तो ये मत देखो कि ग्रेजुएशन की बात करनी है, ग्रेजुएशन में ही लग जाओ। इसके कहने का ये मतलब है कि कभी भी यूपीएससी की तैयारी में कोई अर्ली नहीं होता, जब मन किया उसी टाइम जुट जाओ, जल्दी से जल्दी तैयारी पे बैठ जाओ। यहाँ एरर क्या था, एरर दिखा टू बी। हमने कितनी ही बार सीखा है बच्चों, टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव फॉर्मेशन, टू बी होल्ड नहीं, टू बी हेल्ड। जैसे मैं बोलता भी हूँ शी शुड बी हेल्ड, यानी शी शुड बी हेल्ड, भाई मोडाल के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाता है, शी शुड बी हेल्प्ड, सॉरी हाँ शी शुड बी हेल्प्ड, यानी टू बी होल्ड नहीं, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव फॉर्मेशन में। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं एक बारी। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है बच्चों, नेक्स्ट सेंटेंस कहता है हेयर इज अ स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर दी नेक्स्ट 6 मंथ। देखो देखते के साथ ही पता लग गया था मुझे तो, 6 मंथ नहीं 6 मंथ्स। अब ये कैसे मंथ्स हुआ बच्चों, आप जानते हो नेक्स्ट 6, यहाँ पर नेक्स्ट भी एडजेक्टिव की तरह काम कर गया, 6 भी एडजेक्टिव की तरह काम कर गया, और जब एडजेक्टिव आए तो कोई नाउन चाहिए था, और वो नाउन आ गया तो वो नाउन कैसा आना था बच्चों, वो नाउन प्लूरल फॉर्म में आया, मंथ्स की फॉर्म में आया। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ो, द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम इज ए करिकुलम हैवी वन विच मेक्स इट इम्पेरेटिव फॉर द स्टूडेंट टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशन एन ईयर अहेड। देखो यहाँ आर्टिकल का एरर था, एन नहीं यहाँ आना था ए। ये दिखने में ईयर था और हम इसे बोल भी ईयर देते हैं, लेकिन ईयर तो ये होता है, ईयर तो ये होता है। यहाँ तो मैं एन ईयर लगा सकता था, लेकिन ये तो ईयर था, इसको बोलते हैं ईयर, इस वाई की साउंड निकालने के लिए ईयर। और जब ये ईयर की तरह प्रोनाउंस किया मैंने इसे बच्चों, तो ये कैसी साउंड थी, ये एक कॉन्सोनेंट साउंड थी, और कॉन्सोनेंट साउंड थी तो आर्टिकल ए आना था, यानी ए ईयर अहेड, एन की बजाय ए लगा देते। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ पढ़ते हैं। द मेजर डिफरेंस बिटवीन द प्रीलिम्स एंड द मेंस इज इन द टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नहीं क्वेश्चंस, टाइप एक ही क्वेश्चन की कई टाइप आएंगी क्या, या क्वेश्चंस आएंगे, कई सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो ये थे एरर, कोई ज़्यादा टफ नहीं थे, बहुत अच्छे से
कर लिया हमने इन्हें। अब कुछ इडियम फ्रेजेस देखते हैं। देखो बच्चों, एग्जाम में सब कुछ आएगा। क्लोज टेस्ट, अभी हम आगे क्लोज टेस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको इडियम्स भी मिलेगी, वोकैबलरी भी मिलेगी और ग्रामर भी मिलेगी। तो सारी चीज़ें एक लेवल पर चलती रहें, सब कुछ सीखते रहें, इसलिए मैंने कुछ इसके अंदर इडियम्स भी डाल दी। आ जाओ देखते हैं। ए शॉर्ट फ्यूज़, ए शॉर्ट फ्यूज़ का मतलब होता है ए क्विक टेम्पर्ड, जो जल्दी से गुस्सा हो जाए उस चीज़ को कहते हैं ए क्विक टेम्पर। टेम्पर तो वही होता है किसी का मूड कैसा है, क्विक टेम्पर मतलब वो जल्दी से गुस्सा हो जाता है। याद करने की बात आती है तो मैंने इसमें देखा फ्यूज़। फ्यूज़ भाई कोई गुस्सा हो जाए तो हम यही कहते हैं इसका तो फ्यूज़ उड़ गया, इसलिए गुस्सा है। तो ये क्या है, शॉर्ट फ्यूज़, यानी शॉर्टली छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस आता है मेरे पास, ए टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसन। इसका मतलब होता है जब हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं और कोई हमारे साथ उसी तरह का व्यवहार कर ले तब हमें कैसा लगेगा। एक बार इसके मीनिंग को पढ़ो। बैड ट्रीटमेंट डिजर्वली रिसीव्ड फॉर ट्रीटिंग अदर पीपल बैडली। भाई उस बंदे को कैसा ट्रीटमेंट रिसीव हुआ, किस तरीके से उसे लोगों ने ट्रीट किया, गंदे तरीके से, क्योंकि वो भी गंदे तरीके से बिहेव करता था। याद करने की बात आई तो मुझे इसके अंदर दिखा मेडिसन। डॉक्टर जब भी मेडिसिन देता है तो वो बहुत कड़वी होती है, वो हमें बुरी लगती है, और अब कोई उसी को उसकी मेडिसिन दे दे कि ले अब तू खा ये दवाई, तो उसे भी कड़वी लगेगी। इस तरीके से मैंने इसे याद किया था। नेक्स्ट इडियम आती है बच्चों। इन इडियम्स को करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्लोज टेस्ट में और फिलर्स में कई बार एज इट इज़ इडियम्स डाल देता है। अब वो डाल देगा बटरफ्लाइज इन माई डैश। अब आप स्टमक को ऑप्शन में देखते ही हटा दोगे कि भाई स्टमक तो हो ही नहीं सकता, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये एक फ्रेज़ है, इडियम है, यूज़ होती है। देखो, बटरफ्लाइज इन माई स्टमक का मतलब होता है नर्वस होना। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर हमारे पेट के अंदर तितलियाँ, बटरफ्लाइज तो तितली होती है, चली जाए तो हम कैसे होंगे, हम नर्वस ही तो होंगे। यानी बटरफ्लाइज इन स्टमक का मतलब होता है टू बी नर्वस। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ का मतलब होता है बाल बाल बच जाना, टू जस्ट बेयरली गेट बाय और मेक इट। यहाँ से एक और चीज़ मुझे सीखने वाली मिली, जो बेयरली होता है ये एक नेगेटिव सेंस देता है। इसके साथ नोट ज़्यादातर केसेस में यूज़ नहीं होता। इसको तो ऑटोमेटिक याद कर लेना यार, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ की भाई बाल बाल ही बचा है। मैंने तो इसको बस सीधा ही पढ़ते ही याद कर हो गया था मुझे तो। कैट गोट योर टंग, इसका मतलब होता है कि अब आप बोल नहीं सकते। हिंदी में हम एक बात बोलते हैं ना कि अब क्या हुआ भाई तुझे सांप सूंघ गया, ऐसा कहते हैं ना, तो ये इंग्लिश में उसका मतलब कैट गोट योर टंग। भाई कैट अगर आपकी टंग को चबा ले तो क्या बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे, आपके पास शब्द ही नहीं बचेंगे। यही होता है कांट यू स्पीक। नेक्स्ट सेंटेंस आता है क्राइंग वुल्फ। क्राइंग वुल्फ का मतलब होता है उस समय मदद मांगना जब आपको जरूरत ही नहीं थी, टू आस्क फॉर हेल्प व्हेन यू डोंट नीड इट। ये इडियम बेसिकली कहाँ से बनी, हमने बचपन में कहानी सुनी थी ना कि एक लड़का पहाड़ पे उनको भेड़ों को चराने जाता था और ऊपर से आवाज़ लगाता भेड़िया आया भेड़िया आया, लोग बचाने आते और कहता मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था। एक बार सच में ही भेड़िया आ गया, वो चिल्लाया, नीचे वाले लोगों ने सोचा मजाक कर रहा है, भेड़िया उसे खा गया और उसकी डेथ हो गई। तो यही होता है क्राइंग वुल्फ कि भाई बार बार वुल्फ वुल्फ करके मत चिल्लाओ। क्राइंग का मतलब रोना या चिल्लाना, बार बार क्राइंग वुल्फ कर रहा था, यानी उस टाइम पे मदद मत मांगो जब तुम्हें ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हें ज़रूरत हो तुम उसी टाइम पे किसी से मदद मांगो। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है कट सम वन सम स्लैक। देखो स्लैक का मतलब होता है ढील दे देना या छूट दे देना किसी को, भाई किसी पर कम स्ट्रिक्ट तरीके से एक्शन लेना, ये इसका मतलब होता है। कट समवन स्लैक किस सेंस में यूज़ होता है, टू नॉट जज समवन टू हार्शली। मान लो कोई बंदा है, उसे हम हमेशा ही डांटते हैं। कई बार होता है ना, एक दोस्त है, हम हमेशा ही उसकी बेइज्जती करते रहते हैं, लेकिन एक दिन हम उसकी बेइज्जती करते हैं तो उल्टा जवाब देता है, फिर हमारा दूसरा दोस्त कहता है कि अरे अरे आज तो इसका मूड ऑफ था, आज तो ऐसे हो गया था। तो कट समवन स्लैक का मतलब ही क्या होता है कि आज उस पर ढील दे दो क्योंकि आज वो किसी और कारण से पहले से ही दुखी है, ये मतलब होता है इसका। डाउन फॉर द काउंट, डाउन फॉर द काउंट का मतलब होता है गिव अप कर देना, सरेंडर कर देना। भाई आपने अपनी हार मान ली, उस चीज़ को डाउन फॉर द काउंट कहते हैं। याद करने की बात आई तो मैंने कैसे याद किया, बचपन में हम सारे रेसलिंग देखते थे, WWF। उसमें क्या होता था, एक रेसलर नीचे गिर जाता था, दूसरा रेसलर यानी काउंट करता था 1 2 3 और वो जीत जाता था, यानी डाउन फॉर द काउंट। डाउन क्यों होता था, काउंट करने के लिए, क्योंकि वो हार गया, उसने सरेंडर कर दिया। नेक्स्ट चीज़ आती है बच्चों ड्रॉ द लाइन। ड्रॉ द लाइन होता है एक लिमिट सेट करना, हर चीज़ में एक लिमिट सेट करनी जरूरी होती है। जैसे हम बोलते हैं बहादुरी और बेवकूफ़ी में एक बारीक सी लिमिट है, तो ये वही चीज़ है। टू स्टॉप, टू नो द पॉइंट वेयर समथिंग गोज फ्रॉम ओके टू नॉट ओके। भाई एक लिमिट हर चीज़ की सेट होनी चाहिए, वही ड्रॉ द लाइन है। भाई यहाँ आप खड़े हो, यहाँ कोई पर्सन खड़ा है तो वो बहादुर है, यहाँ खतरा है, लेकिन जब वो इस लाइन को पार कर गया तो शायद वो बेवकूफ़ है क्योंकि इसके आगे खाई खड़ी है। तो ड्रॉ द लाइन का मतलब ये होता है कि एक लिमिट, एक लेवल मेंटेन करके रखना हर चीज़ में। ईजियर सेड देन डन, ईजियर सेड देन डन का मतलब होता है बच्चों की कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है, तो बहुत ईजी है, देखते ही पता लग रहा है। ईजियर सेड कहना आसान है, देन डन करने के मुकाबले।
नेक्स्ट सेंटेंस आता है एवरी क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग। एवरी क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग, इसका मतलब होता है हिंदी में जहाँ निराशा है वहाँ आशा, यानी किसी ना किसी बैड थिंग के अंदर कोई ना कोई अच्छी चीज़ होती ही है। ये कह रहा है यू कैन फाइंड गुड इन एवरी बैड सिचुएशन। याद करना है तो कैसे, क्लाउड देखो, जब भी क्लाउड्स आते हैं तो अंधेरा हो जाता है ना भाई, बादल छा गए, काले बादल छा गए तो आसमान में अंधेरा हो गया, लेकिन उस टाइम पे बिजली चमकती है, एक सिल्वर सी लाइनिंग, एक सिल्वर सी लाइट प्रोड्यूस होती है, आपको एक होप दिखती है रोशनी की। तो यही होता है कि हर बुरी सिचुएशन में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है। एक बारी जल्दी से इस शीट के टाइटल को डिस्कस करते हैं। टाइटल था दैट्स द टिकट। ये भी एक इडियम होती है। दैट्स द टिकट का मतलब क्या होता है बच्चों, दैट्स द सॉल्यूशन। इसका मतलब होता है दैट इज़ द सॉल्यूशन, भाई यही सॉल्यूशन है। अब अगर इंग्लिश नहीं आती तो यही सॉल्यूशन है, हमें सीखनी है, मेहनत करनी है, पढ़ना है। तो ये इस शीट का टाइटल था दैट्स द टिकट, दैट्स द सॉल्यूशन, या मैं यूँ कह दूँ दैट्स द टिकट टू योर सिलेक्शन। इन चीज़ों को करके, इन चीज़ों को सीख के आप सिलेक्शन तक पहुंच जाओगे, तो ये आपकी टिकट है, यही एक आपका रास्ता है, दैट्स द सॉल्यूशन। ये थी आज की शीट। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करो, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करो कि क्या चीज़ समझ नहीं आई। थैंक यू फ्रेंड्स।